नमस्कार साथियों। तो आज की जो हमारी इकोनॉमी की क्लास है, इसमें जो पिछला हमने छोड़ा था बजट को, जहाँ पर समाप्त किया था कर प्रणाली तक, उसी से आगे आज बढ़ेंगे हम कि जो प्रत्यक्ष कर हैं और अप्रत्यक्ष कर हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो भी हमारे टॉपिक हैं वो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड ही हैं। तो उनमें ही कौन कौन सी चीज़ें सॉरी कौन कौन सी भीतरी चीज़ें शामिल हैं वो मैंने शामिल करी हुई हैं आज। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहले से आज के नोट्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे भी हैं, आप ज़रूर इनको नोट डाउन करिए और साथ साथ तैयार भी करते रहिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स जिसमें हम प्रत्यक्ष करों के प्रकार भी पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कौन कौन से। अब आपको यहाँ सबसे बड़ी चीज़ तो एक तो नोट डाउन तो करना है ही, फिर याद भी करना है कि कौन से प्रत्यक्ष कर। पहली बात तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं वही, फिर कौन से प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार लगाती है और कौन से राज्य सरकार लगाती है। ये सब चीज़ें भी आपको क्रिस्टल क्लियरली याद करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रत्यक्ष करों में केंद्र सरकार मतलब देखिए प्रत्यक्ष कर में सबसे पहले आय पर कर लगते हैं। प्रत्यक्ष कर में आय पर लगने वाले कौन कौन से कर जो केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार लगाती है। तो देखिए आय पर जो प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार लगाती है उनमें सबसे पहले तो इनकम टैक्स है ही, जो व्यक्तिगत आयकर होता है। वो यहीं लिखा ही नहीं मैंने, मतलब आप लिख लो उसे, इनकम टैक्स लिख लो, इनकम टैक्स लिख लेना है यहाँ पर। इनकम टैक्स ऊपर पे वो लिख लो, इनकम टैक्स लिख लो। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। फिर लगाया जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं ना हम जिसे, कॉरपोरेशन टैक्स जिसे निगम कर कहते हैं। यानी जो कंपनी होती है ना वो जो भी मुनाफा कमाती है उस पर जो भी कर लगता है उसे वो कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है, यानी निगम कर। ठीक है, ये भी समझ गए। फिर एक लगता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। बस आपको जो चीज़ समझनी है वो तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी अब जो चीज़ केवल नाम से याद रखनी है वो केवल नाम से याद रखनी है। ठीक है, जैसे MAT आएगा एग्जाम में कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैसा कर है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। और कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। इतनी ही याद रखनी है इसमें चीज़ आपको। तो एक हुआ इनकम टैक्स जो केंद्र सरकार लगाती है, प्रत्यक्ष कर है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो केंद्र सरकार लगाती है, प्रत्यक्ष कर है। फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो केंद्र सरकार लगाती है और प्रत्यक्ष कर है। और अंतिम प्रत्यक्ष कर जो केंद्र सरकार लगाती है वो है CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। यह भी केंद्र सरकार लगाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे पास मान लिया जाए कोई पूंजी है, मतलब कोई जमीन है। ठीक है, अभी उसकी कीमत जो भी है, जब मैं उसे बेचूंगा तो उसको जो मुझे बीच में प्रॉफिट होगा ना, वो जैसे मेरी 10 लाख की थी, मैंने 20 लाख में बेची, तो 10 लाख का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है वो पूंजीगत लाभ कर है। यानी पूंजी को जब मैंने उसकी वैल्यू बढ़ गई, जब उसकी कीमत बढ़ गई, तो जो मुझे लाभ हुआ उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो पूंजीगत लाभ कर कहलाता है। ठीक है, तो ये हैं आय पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर। अब आय पर राज्य सरकार कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाती है वो ही देखते हैं। सबसे पहली बात, कृषि की जो आय होती है ना उस पर टैक्स कौन लगाता है? ध्यान से याद करिए, उस पर टैक्स राज्य सरकार लगाती है। यानी कृषि की जो भी आय होती है उस पर टैक्स राज्य सरकार लगाती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है। और एक कर होता है प्रोफेशनल टैक्स, इसे हिंदी में व्यावसायिक टैक्स कहते हैं, व्यावसायिक टैक्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक प्रावधान है कि अधिकतम आप एक वर्ष में 2500 रुपये ही लगा सकते हो इसे। तो प्रोफेशनल टैक्स लगाता कौन है? राज्य सरकार लगाती है। कितना? मैक्सिमम एक वर्ष में 2500 रुपये ही लगा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा आय पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर भी आपको पता चल गए। अब पढ़ते हैं संपत्ति या लेन देन पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं। आ ही रहा होगा समझ, नोट डाउन करते रहिए। समझ नहीं आ रहा तो याद करिए, बस दो ही विकल्प हैं, या तो समझिए या फिर रटिए। संपत्ति और लेन देन पर लगने वाले कर, केंद्र सरकार यहां दो कर लगाती है। एक तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिभूति लेन देन कर। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कर जिसे प्रतिभूति लेन देन कर कहते हैं। और एक होता है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे वस्तु लेन देन कर कहते हैं। सिंपल है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी है और जब मैं उसे बेच रहा हूं या इधर सौदा कर रहा हूं उसका, तो उस पर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर कर लगेगा। वैसे ही कोई कमोडिटी है, उसका मैं सौदा कर रहा हूं तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर कर लगेगा। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो STT है यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है या फिर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, पहली बात ये प्रत्यक्ष कर हैं और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। इतना ही याद करें। अब संपत्ति और आय पर हम राज्य सरकार के करों की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले भू राजस्व। जो भूमि से संबंधित राजस्व होता है ना वो राज्य सरकार वसूलती है। फिर जो स्टाम्प या पंजीकरण शुल्क होता है, स्टाम्प ड्यूटी कहते हैं ना, स्टाम्प ड्यूटी या फिर पंजीकरण शुल्क, वो भी राज्य सरकार लेती है। फिर जो शहरी क्षेत्र हैं वहां कुछ संपत्ति कर भी लिया जाता है, वो भी राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो सरल ही है, राज्य सरकार द्वारा
आय पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर 3 हैं, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प या पंजीकरण ड्यूटी, या शहरों पर लगने वाली संपत्ति कर। अच्छे से डायग्राम बनाइए, अच्छे से फ्लोचार्ट बनाइए, याद करिए। अब हम कुछ अन्य करों की बात करते हैं, छोटे छोटे जो भी कर हैं। एक है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स अब कभी भी पूछ सकता है, देखिए अगर कोई हम एक मुद्रा को जब दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करते हैं ना, तब उस पर जो कर लगता है उसे टोबिन टैक्स कहते हैं। टोबिन इसका नाम, जो जिसने प्रस्तावित किया था उसका नाम टोबिन था कुछ, तो फिर इसलिए इसका नाम टोबिन टैक्स है, ठीक है। तो जब हम एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलते हैं तो उस दौरान जो कर लगता है उसे कहते हैं टोबिन टैक्स, ठीक है। चलो, अब जो भी ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनको नियंत्रित कौन करता है? फिर इनको नियंत्रण कौन करता है? ध्यान से याद रखिए। सबसे पहले तो सबसे ऊपर हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। फिर उसके भीतर एक उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, राजस्व विभाग। उसके भीतर एक बॉडी है, वो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ना केंद्र सरकार का, वित्त मंत्रालय के भीतर जो राजस्व विभाग है उसमें CBDT है। आपको ये ध्यान रखना है। वहां पे एक CBIC भी आता है अभी, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, वो भूल जाना क्योंकि आपको कंफ्यूजन तभी होगा। CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ये है प्रत्यक्ष करों पर नियंत्रण करने वाला, ठीक है। अब एक कर आता है पिगोवियन टैक्स, एक पिगोवियन कर। अब देखो, जब तक आपको ये याद ही नहीं होगा एग्जाम में, तो पिगोवियन फिर दिक्कत ही करेगा ना, ऐसा नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा पहले। तो पिगोवियन कर कब लगता है? देखो, कोई कंपनी है ना, जो अगर वो कोई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रही, जैसे प्रदूषित उद्योग है, प्रदूषण वगैरह है, जैसे सिगरेट और शराब। अब ये अच्छे उद्योग तो नहीं कहे जा सकते, तो अगर फिर जब ये इनको उत्पादित करती है तो इससे जो अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो नदी का जल है उस पर प्रदूषण, भूमि प्रदूषण होता है, या फिर सिगरेट शराब जैसे जो नकारात्मक बाह्यता वाले उत्पाद है ना, उनसे जो अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो जो कंपनी ऐसे प्रभाव उत्पन्न करती है उस पर लगता है ये पिगोवियन कर। आ गया होगा समझ में? मतलब जो भी कंपनी ये नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न करती हैं तो उस पर, उससे जो अन्य लोग प्रभावित होते हैं ना, तो उनको अब कुछ कंपनसेशन देने के लिए ये कर लगाया जाता है, ताकि उनको जो स्थिति उनकी खराब हुई है उसको सुधार किया जा सके, ठीक है। तो ये है पिगोवियन कर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज देखिए, एडम स्मिथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, अर्थशास्त्र के हम जिसे जनक कहते हैं। तो उसने कराधान के 4 सिद्धांत दिए थे। ये 4 सिद्धांत आपको समझने ही हैं, कभी भी एग्जाम में आएगा कि कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल है या कौन सा नहीं। तो एडम स्मिथ के कराधान के 4 सिद्धांत, एडम स्मिथ 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, और कैनन ऑफ टैक्सेशन है 4। किसने दिए? एडम स्मिथ। क्या क्या है? समानता का सिद्धांत, अभी समझाऊंगा मैं क्या है ये। निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत। तो कर जब हम लेते हैं, सरकार लेती है जब, तो उसको 4 चीजों का ध्यान रखना। पहली बात, समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत का तात्पर्य कि जो जिस लायक है उसे उस हिसाब से कर देने की व्यवस्था की जाए। जैसे अमीर है तो वो अधिक कर दे, गरीब है तो वो कम कर दे। तो समानता का सिद्धांत का तात्पर्य मतलब उनकी आय के आधार पर उनमें समानता हो। जो 40,000 कमा रहा है, जो 20,000 कमा रहा है, उसकी आय के अनुसार उस पर कर लगे, ये हुआ निश्चितता का सिद्धांत। निश्चित हो कि कर कब देना है। अगर मुझे 30 तारीख को देना है तो उस दिन तक निश्चित बताए कितना देना है। स्लैब कहते हैं ना जिसे हम, जैसे 5% देना है, 12% देना है, 18% देना है, 28% देना है, सब पहले से निर्धारित हो ताकि बाद में असुविधा ना हो। इसे कहते हैं निश्चितता का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत, अब कर तो ले रहे हो लेकिन मुझे देने में सुविधा भी तो। अब मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पैदल जाके अगर कर देना है तो वो तो मेरे लिए खराब है ना। तो कर देने की जो व्यवस्था है वो भी सुगम हो, नजदीक में जाकर मैं कहीं उसे दे सकूं, ऐसी व्यवस्था हो। इसे कहते हैं सुविधा का सिद्धांत। अंतिम होता है मितव्ययिता का सिद्धांत। यह सरकार के लिए होता है। सरकार जब कर वसूलती है तो कितने एफर्ट के, मतलब कितने प्रयासों से वो वसूल पा रही है उस पे बात। अगर मान लिया जाए 100 रुपये वसूलने हैं उसे और 120 रुपये उसे वसूलने में ही लग गए तो फिर वो तो -20 में चलेगी ना। तो जब आप कर वसूलते हो तो आप अपनी जो खर्च है उसके आधार पर वसूलो, ताकि कम एफर्ट में वसूल सको, इतनी अच्छी सुविधाएं बनाए रखो ताकि आपको नुकसान न हो बाद में सरकार की बात। तो 4 सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और मितव्ययिता का सिद्धांत। ये समाप्त हुए प्रत्यक्ष करों की बात, यहां पर समाप्त हुई। अब हम आते हैं यहां पर अप्रत्यक्ष करों की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष करों में अब आपको याद रखने हैं, अभी तक के जो भी ऊपर मैंने कर बता रखे हैं वो प्रत्यक्ष कर हैं। एग्जाम में पूछेगा कि 5-6 दे देगा, कुछ प्रत्यक्ष कर कुछ अप्रत्यक्ष, कहेगा कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से चुनो, या कहेगा अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से चुनो। अब यहां से नीचे को मैंने जो भी लिख रखे हैं वो सब अप्रत्यक्ष कर होंगे, ठीक है। जैसे वेट लिखा है मैंने, एक्साइज ड्यूटी लिखी है, ये सब अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है।
पेट्रोल पर क्या क्या लगता है फिर? पेट्रोल पर कौन कौन से कर लगते हैं? पेट्रोल पर दो चीजें लगती है, एक तो केंद्र सरकार लगाती है, एक राज्य सरकार लगाती है। केंद्र सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी, जिसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। राज्य सरकार लगाती है वेट, वैल्यू एडिशन टैक्स कहते हैं। तो ठीक है, पेट्रोल पर दो अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, एक केंद्र सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार लगाती है वेट लगाती है। ठीक है, अब देखिए अब एक विंडफॉल टैक्स आता है यहां पर, ध्यान से याद रखिए, ये कभी भी एग्जाम में टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। विंडफॉल टैक्स होता क्या है? देखिए, अगर कोई कंपनी या कोई भी समूह या कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर अप्रत्याशित मुनाफा कमा रहा है या हद से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो उस पर केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, उसे कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स में क्या लिखना है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना है? अप्रत्याशित मुनाफे पर लगने वाला कर। सरकार ने हाल ही में जो ईंधन नहीं है, पेट्रोल या डीजल है, इसके निर्यातकों पर लगाए, क्योंकि ईंधन और जो डीजल है इसके दाम बहुत बढ़ गए थे, तो इसके जो निर्यातक थे उनको अप्रत्याशित मुनाफा हो रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने उन पर यह कर लगाया, विंडफॉल टैक्स। ठीक है, अब आती है सब करों का जो हेड है, जीएसटी की बात करते हैं। ठीक है, जीएसटी जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहली बात, इसकी जो थोड़ी फैक्ट वाले चीज़ें वो याद करते हैं। सबसे पहले जो विजय केलकर समिति नहीं है, उसने इसकी सिफारिश की, कब? 2004 में। ठीक है, फिर इसको लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 101वां। इसको लागू करने के लिए हुआ 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। तो हम 1 जुलाई को जीएसटी डे भी बनाते हैं ना, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। ठीक है, अब अन्य चीज़ें फैक्ट के तौर पर याद रखें तो वो हैं जीएसटी परिषद, अनुच्छेद 279 ए याद रखना है आपको, आर्टिकल 279 ए, जिसमें जीएसटी परिषद की बात की गई कि एक जीएसटी परिषद होगी। अब उसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। उसके अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे वित्त मंत्री। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए, नियुक्ति राष्ट्रपति, अध्यक्ष वित्त मंत्री। अब इस जीएसटी परिषद की जो टोटल शक्ति है, यानी 100% शक्ति है अगर, तो उसमें से केंद्र सरकार के पास कितनी है और राज्य सरकारों के पास कितनी है, वो ध्यान रखिए। केंद्र सरकार के पास है 1/3, 1/3, और राज्य सरकारों के पास है 2/3। कर लोगे? केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकारों के पास 2/3 शक्ति है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ अन्य चीजों पर। अब देखिए, कुछ 5 ऐसे वस्तुएं हैं ना जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, आपको ये जरूर से याद कर ही लेने। 5 वस्तुएं, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के 5 वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो क्या क्या है आपको याद रखनी है, इन पर जीएसटी नहीं लगती है। एग्जाम में पूछेगा कि जीएसटी लगती है, पेट्रोल डीजल सब आएगा, तो नहीं भाई साहब, उनमें नहीं लगती। पेट्रोल पर नहीं लगती, डीजल पर जीएसटी नहीं है। एटीएफ, एवियन टर्बाइन फ्यूल होता है, जो ये एयरप्लेन वगैरह के लिए जो फ्यूल यूज होता है ना, उसे कहते हैं एवियन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। फिर क्रूड ऑयल है जो कच्चा तेल है, फिर जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस कहते हैं जिसे। तो इन 5 चीजों पर जीएसटी नहीं लगता। क्या क्या? पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, याद कर लोगे। अब देखिए कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी क्या है? यह भी अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं। तो कब लगता है? ये आयात पर लगता है। जब कोई कुछ आयात कर रहे हैं ना, तो उसके सामान पर जब सरकार जो टैक्स लगाएगी उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी, यानी एक्साइज, सॉरी सीमा शुल्क। ठीक है, आयात कर कहते हैं। अब देखिए, अब हम क्या चीजें याद करते हैं? जब तक जीएसटी नहीं आया था उससे पहले भी तो केंद्र सरकार कर लगाती होगी, बहुत सारे राज्य सरकार भी लगाती होगी। लेकिन जब से जीएसटी आया तो उसके बाद कई सारे कर ऐसे हैं जो जीएसटी में ही विलीन हो गए, मतलब अब वो समाप्त हो गए, अब जीएसटी लगती है उनके स्थान पर। तो केंद्र सरकार के वो अप्रत्यक्ष कर अब जो जीएसटी में विलीन हो गए, वो याद करें सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात, जो उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं ना जिसे, वो पहले अलग लगती थी, अब जीएसटी में विलीन हो गई। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो 5 हाइड्रोकार्बन हैं उन पर अभी भी छोड़ा है, उन पर लगता है उत्पाद शुल्क, लेकिन उसके अलावा जितने पर भी उत्पाद शुल्क लगता था अब वहां पर जीएसटी लगता है। यह अपवाद लिखा है मैंने, ये ध्यान से याद रखा। उत्पाद शुल्क समाप्त तो हो गया है, अब उसके स्थान पर जीएसटी लगता है, लेकिन इन 5 चीजों को छोड़कर, इन 5 चीजों पर जो मैंने ऊपर बताया, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल वाली चीजें ना, उन पर अभी भी उत्पाद शुल्क लगता है। और तंबाकू पर जो पहले उत्पाद शुल्क लगता था अब उस पर भी जीएसटी लगता है। तो याद तो कर ही लोगे, क्या ये ऐसा? अब पढ़ते हैं हम राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, राज्य सरकार के वे कर जो अब अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी में शामिल हो गए हैं। पहली बात, वेट जो वाणिज्यिक कर है ना, वो अब पहले लगता था
अलग से, अब वो भी राज्य के जो जीएसटी होती है उसमें लगता है। लेकिन यहाँ भी वही बात, जो 5 हाइड्रोकार्बन मैंने ऊपर बताया ना, उन पर अभी भी वैट लगता है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उस पर वैट अब समाप्त हो गया है, तो वैट के स्थान पर भी जीएसटी आ गया है, लेकिन इनको छोड़। फिर जो पहले राज्य सरकार खरीद कर लगाती थी, परचेज टैक्स, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगाती थी, विज्ञापन कर, या फिर जो विलासिता कर लगाती थी, लग्जरी टैक्स, या फिर जो मनोरंजन कर लगाती थी, ये सभी कर भी अब जीएसटी में शामिल हो चुके हैं। जो राज्य सरकार की एसजीएसटी है ना, उसमें शामिल हो चुके हैं। तो कभी भी आएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अब जीएसटी में शामिल होगी, तो ये सारी चीज़ें जीएसटी में शामिल होगी। वैट भी शामिल हो गया, लेकिन 5 चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए, क्या कृषि आय पर या भू राजस्व पर या फिर जो व्यावसायिक कर है, प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं, ये भी शामिल है यहाँ? अरे नहीं भाई, ये अप्रत्यक्ष कर है ही नहीं, ये सब तो प्रत्यक्ष कर हैं। पुराना देखो, ऊपर देखो, ठीक है। तो जो मैंने बताया था ना, कृषि आयकर है, भू राजस्व है या फिर व्यवसायिक कर, ये सब राज्य सरकार के टैक्स हैं, राज्य सरकार ही लगाती, लेकिन ये अप्रत्यक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्टली टैक्सेस हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी सारी चीज़ें शामिल थी, बहुत अच्छे नोट्स थे। आपको अगर अब वही आप कितना समझते हो और कितनी अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, वो सब आप पर निर्भर है, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास से जो 15वां वित्त आयोग है वो उससे जुड़ी चीज़ें और जो भी फाइनेंस जो भी कमीशन उसने जो भी सुझाव दिए हैं वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास से शामिल करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।